जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। विज्ञान कक्षा 10 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रमाणित हल सहित परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर का अध्ययनवार संकलन। ठीक है गाइज, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है साइंस का, यानी कि कक्षा 10 10th क्लास। ठीक है गाइज, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स, ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट्स। ठीक है गाइज, यानी कि हम कोई भी कंपटीशन में बैठ जाएं, IAS PCS रेलवे SSC जुडिकल मजिस्ट्रेट या स्टेनो एग्ज़ाम हो या GD हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, तो बेसमेंट आपका 6 क्लास से लेकर इंटर तक का कोर्स आता ही है। और जो सारे सवाल होते हैं बहुविकल्पीय प्री एग्ज़ाम के लिए यहाँ से ही आते हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए भी लगभग यहाँ से ही आते हैं। ठीक है गाइस, तो इसलिए 10th क्लास विज्ञान आपका चल रहा है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो गाइज ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, दोस्तों में सभी में शेयर करें। ठीक है गाइज, और जो है बेल आइकन ऑल प्रेस करें। ठीक है, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। ठीक है, तुरंत मिल जाएं, अपडेट हो जाएं आप, और जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लें। सारी वीडियो देखा करो दोस्तों। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो दोस्तों, ताकि आपकी सफलता आपके कदमों में हो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ठीक है गाइज, तो चलते हैं आगे क्लास 10th के लिए। ठीक है, यानी कि साइंस। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय, ये हमने आपके करा दिए हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गाइस, तो देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यानी कि वर्ष 2019 में जो है बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और अक्सर बोर्ड एग्जाम में तो हर बार 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन आती हैं। तो बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना, यानी कि इसको हम कहते हैं LHS साइड, इसको कहते हैं R लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इनके जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर करने दोनों साइड। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह मान लीजिए, इसको हम एरो भी कह देते हैं साइंस की लैंग्वेज में, तीर या एरो। ठीक है, और इसको हम वैसे बराबर मानते हैं, तो इधर के परमाणु और इधर के परमाणु हमारे बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं गाइज CO2, तो CO2 को देखिए C के 6 हैं किधर, R साइड में। तो हमको 6 बनाने के लिए, तो देखिए पहले हम CO2 को जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो C के 6 हो गए, O के 12 परमाणु हो गए। ठीक है गाइस, अब अगला देखते हैं H2O, तो हाइड्रोजन को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, देखिए पूरे को। तो 6 H के हो गए 12, यानी कि 12 परमाणु, O के हो गए 6। ठीक है गाइस, अब देखते हैं C के R साइड में जो है, ये R है राइट हैंड साइड, तो C के 6, तो C के इधर भी 6 हैं। अब O के 12, O के 12, देखिए 6 ये हैं और 6 दूनी 12, यानी कि O के कितने हो गए 18। तो 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने हो गए गाइस, देखिए 6 इसके हो गए और 12 इसके हो गए, तो 12 और 6 18, इधर भी 18 है ओके, इस साइड भी 18 हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तो ओके भी बराबर हैं, एच के देखो 6 दूनी 12, यानी कि एच के कितने हैं 12, और इस साइड भी कितने हैं एच के 12, देखिए 12 है नहीं है। तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई गाइज, संतुलित, यानी कि दोनों तरफ परमाणु क्रमांक क्या है, बराबर है। इसे ही संतुलित करना कहते हैं। ठीक है गाइज, आपको असंतुलित दी जाए समीकरण तो संतुलित ऐसे ही करना है। ठीक है, सेकंड वाली देखते हैं, Cu2S, यानी कि Cu2S, तो देखिए इसको हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो C के 2 हो गए, U के 4 हो गए, S के 2 हो गए। ठीक है गाइज, अब देखते हैं O जो है O, दूसरी उसमें इक्वेशन में O को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 दूनी 6, तो O के कितने हो गए हमारे 6। ठीक है गाइज, अब देखते हैं R साइड में। ठीक है, तो R साइड में देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया CU को, तो देखिए C के 2 U के 4, तो इधर भी देखिए C के 2 U के 4 बराबर हो गए। अब O के 2, अब O के कितने इधर 6, तो देखिए 2 ये हो गए ओके। अब देखिए S के 2 ये हैं, S के 2 इधर हैं, बराबर है। अब O के 2 ये हैं और 2 ये हैं, कितने 4।
अब देखिए यहाँ ओके कितने हैं 6, तो यानी कि 3 दूनी 6, और इधर कितने हैं ओके 2 और 2 4, तो काय की वृद्धि हो रही है 2 की वृद्धि। तो डेल्टा का मतलब होता है वृद्धि करना, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है गाइस वृद्धि करना। ठीक है, तो कहीं कहीं कमी और वृद्धि होती है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ये साइन लैंग्वेज जो लगी है, ये त्रिभुज जो बना है, इसको हम डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब होता है वृद्धि करना। ठीक है गाइज, तो ये आपकी समीकरण संतुलित हुई। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे और आप घर में करके प्रैक्टिस करके देखेंगे, कम से कम 50 समीकरण संतुलित करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा डेल्टा किसे कहते हैं, एरो का मतलब क्या है, बराबर किसे कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार अधिक सूचनीय बनाया जा सकता है। निम्नलिखित तथ्यों का समावेश करके रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनीय प्रदान करने योग्य बनाया जा सकता है। नंबर 1, अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्थाएं व्यक्त करके। ठीक है गाइज, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, जो नई चीज़ बनती है उसको हम उत्पाद कहते हैं। भौतिक अवस्थाएं उन्हें कहते हैं जो नेचुरली होती हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए गाइज, अभिक्रिया में बनाने वाले अपक्षेप को नीचे इंगित करते हुए तीर द्वारा दर्शाया जाता है। जो अपेक्षेप बनता है, जो हमें अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो प्राप्त होता है, उसको हम तीर द्वारा देते हैं और वो हमें नीचे को गिर जाता है, यानी कि प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये एरो जो लगा है नीचे को लगा है, इस एरो को आप देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, अभिक्रिया में मुक्त होने वाली गैस को चिन्ह इससे दिखाते हैं। जब अभिक्रिया में मुक्त होती है, यानी कि कोई भी रासायनिक रिएक्शन होती है, ऊपर को जो साइन लगा होता है उसका मतलब है गैस ऊपर को उड़ गई है, वो मुक्त है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। 5वां देखते हैं, चौथा, ऊष्मा परिवर्तनों का अभिक्रिया में दर्शा का, यानी कि कैसे दर्शाते हैं, दर्शाकर। ठीक है, तो देखिए दर्शाकर, यानी कि उन्हें कैसे दर्शाते हैं, दर्शाकर ऊष्मा परिवर्तनों का अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम दर्शा देते हैं। आगे देखिए 5वां, उन परिस्थितियों को व्यक्त करके जिनके अंतर्गत अभिक्रिया पूर्ण होती है। नंबर 6 है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों अथवा उत्पादकों के लिए जलीय विलयन को, जलीय जो अभिकारकों में यानी कि उत्पादकों में जलीय विलयन को, जो जलीय विलयन होता है, विलयन मतलब घोल, उसको हम AQ चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जलीय विलयन को कैसे व्यक्त करते हैं, AQ चिन्ह द्वारा। ठीक है, आप समझ जाएंगे रिएक्शन में अगर कहीं AQ लिखा है तो वो क्या है, अभिकारकों अथवा उत्पादक, यानी कि जो नए बनने हैं, अभिकारक जो पुरानों से नए बनने हैं और पुरानों में नयों में, तो क्या AQ जहाँ लिखा है तो उसका मतलब समझाओ वो जलीय विलयन है। ठीक है, घोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित चिन्हों का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे की ओर इंगित करने वाले तीर का मतलब समझाना है, चिन्ह डेल्टा का मतलब समझाना है। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं गाइज। ठीक है, तो देखिए गाइज, फर्स्ट का उत्तर, किसी अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण में उत्पाद के सूत्र के साथ चिन्ह नीचे को जो दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अपक्षेप प्राप्त हो रहा है, वह उत्पाद एक अपक्षेप जल में अविलय है, और जो हमें प्राप्त होता है, अपक्षेप जो प्राप्त होता है तीर द्वारा, नीचे को जो तीर द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि साइंस में, केमिस्ट्री में, ठीक है, रिएक्शन में, तो वो जल में क्या होता है, अविलय होता है। ठीक है, हार्ड होता है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं होता है। उदाहरणार्थ CaOH ब्रैकेट में AQ। ठीक है, अभी AQ का मतलब आपको समझाया है, यानी कि जलीय द्रव्य है, प्लस CO2, तो CO2 क्या है, G का मतलब क्या है, गैस, तो ये गैस है। अब देखिए एरो का मतलब मैंने आपको बराबर भी बताया है, तो एरो CaCO3, तो ये नीचे को सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त हो रहा है, CaCO3। ठीक है, तो ये जल में अविलय है, प्लस ये हमारा क्या है, जल में गाइज अविलय है, प्लस H2O, ये क्या है, लिक्विड है, L लिखा ना, L, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। सेकंड, यानी कि इस आंसर का हमें सेकंड भाग, तो डेल्टा चिन्ह, जो डेल्टा दे रखा है ये त्रिभुज, इसको हम डेल्टा कहते हैं, उन अभिक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है जिनमें उत्पादन गर्म करने पर प्राप्त होते हैं। अतः इन अभिक्रियाओं में हम गर्म या ऊष्मा न लिखकर चिन्ह डेल्टा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऊष्मा नहीं लिखते हम, इसमें हीटिंग होती है। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है, गर्म, यानी कि वहाँ हीटिंग देते हैं। अतः इन अभिक्रियाओं में हम गर्म या ऊष्मा न लिखकर हम ये गर्म और ऊष्मा न लिखकर हम डेल्टा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2KClO3 एस सॉलिड फॉर्म में है, तो डेल्टा का मतलब है गर्म या ऊष्मा दी जा रही है। इसका मतलब क्या है, गर्म या ऊष्मा देना, यानी कि हम ऊष्मा दे रहे हैं या गर्म है। MnO2 2KClS सोडियम यानी कि सॉलिड है प्लस 3O2 गैस। यहाँ MnO2 एक उत्प्रेरक है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित समीकरण द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो ये समीकरण दी गई है, आपको क्या सूचना दी जा रही है। तो देखिए आंसर देखते हैं गाइस। मैग्नीशियम दी गई रासायनिक समीकरण निम्नलिखित सूचनाएं देती हैं, यानी कि सूचनाएं मतलब आपको इंडिकेट करती हैं सूचना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन में जलकर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन और मिल गई है उसमें। सेकंड में Mg के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से सहयोग करके MgO के 2 अणु देते हैं। ठीक है, थर्ड Mg के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से सहयोग करके MgO के 2 मोल देते हैं। फोर्थ 48 ग्राम Mg 32 ग्राम ऑक्सीजन से सहयोग करके 80 ग्राम MgO देता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर 5। Mg ठोस अवस्था में है। Mg कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में तथा उत्पाद MgO ठोस अवस्था में। जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो कैसा है, ठोस अवस्था में। ठीक है गाइज, ठोस मतलब हार्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सफ़ेदी करने पर दीवारों को चमक कौन प्रदान करता है। जब हमने सफ़ेदी कर दी, चूना कर दिया, कली कर दी, जिसे हम गांव में गट्टी कह देते हैं। ठीक है, यानी कि गट्टी लियाओ डिले डिले लाते हैं, उसको हम पानी में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जब उसमें अगर हमने हाथ डाल दिया तो हमारा हाथ जल जाएगा। वो बहुत तेज़ खदके फैलते हैं, यानी कि भदकता है, जैसे पानी खोलता है वो बॉयल मारता है। ठीक है, तो खदके आते हैं उसमें। तो गाइज कभी हमें हाथ पैर नहीं डालने चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ जल जाता है चूने में, और खासकर चूना गट्टी जो होती है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो CaOH2 यानी कि Ca ब्रैकेट में OH का होल यानी कि 2। ठीक है, तो बुझे हुए चूने का सूत्र है गाइज, बुझा हुआ चूना कभी कभी आता है हाई स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ऑल कंपटीशन एग्जाम में। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, तो Ca ब्रैकेट में OH2। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं कंपटीशन के लिए। बुझा हुआ चूने का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। ठीक है, Ca से कैल्शियम बन गया, H से हाइड्रो, O से ऑक्साइड। ठीक है गाइज, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड दीवारों पर सफ़ेदी करने में प्रयोग किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी दर से अभिक्रिया करके 2 या 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत चढ़ा देता है। कैल्शियम कार्बोनेट का यह पतली परत दीवारों को चमक प्रदान करता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि इसमें हमारा और क्या मिल जाता है, कार्बन, तो वो दीवारों को क्या प्रदान करता है गाइज, चमक। ठीक है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी दर से, यानी कि जो वायु में एटमॉस्फेयर में कार्बन उपस्थित है तो उसकी धीमी दर से जो है ये चमक प्रदान करता है। ठीक है गाइज, आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दीवारों पर क्यों चमक आती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी कि नेचुरल जो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है उसके साथ धीमी गति से मिलने के बाद में जो है दीवारों को चमक प्रदान करता है। जिसे कैल्शियम कार्बोनेट की यह पतली परत दीवारों को चमक प्रदान करती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम उसमें मिल गया, कार्बोनेट मिल गया, कार्बन। ठीक है गाइज, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है गाइज, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया है, अभियोजन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि 4 विकल्प आपके बन जाएंगे।
तो आपको केवल वियोजन अभिक्रिया ध्यान रखना है। तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है गाइज? वियोजन अभिक्रिया। जब हम चावल, गेहूं, आलू खाते हैं तब इन पदार्थों से प्राप्त स्टार्च का शर्करा में यानी कि शर्करा में तथा प्रोटीन का एमिनो अम्लों में वियोजन हो जाता है। ठीक है गाइज, प्रोटीन जो होती है वो एमिनो अम्लों में वियोजन हो जाता है, यानी कि वियोजन का मतलब उसका मिल जाता है। गेहूँ चावल खाते हैं वो स्टार्च में बदल जाता है, यानी कि शर्करा जो मीठी होती है और जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। ठीक है गाइज, और प्रोटीन हमारी किस में चेंज हो जाती है? एमिनो अम्लों में। अम्ल मतलब बहुत सारे अम्ल बन जाते हैं प्रोटीन को, जो फंडामेंटल रिएक्शन होने के बाद में हमारी बॉडी में तो एमिनो अम्लों में चेंज हो जाती है। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि प्रोटीन हमारे शरीर में जाने के बाद किस चीज़ में चेंज हो जाती है? तो प्रोटीन जाने के बाद में हमारे शरीर में एमिनो अम्लों में चेंज हो जाती है। जो पदार्थ हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, आलू, अन्य फल, कंदमूल, तो वो शरीर में जाके किस रूप में चेंज हो जाते हैं? तो आप लिखेंगे वो शरीर में जाकर स्टार्च या शर्करा में चेंज हो जाते हैं। ठीक है गाइज, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल, गेहूँ, आलू जो खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाके स्टार्च या शर्करा, जिसे हम मीठा कह देते हैं, और मीठे से हमें ऊर्जा मिलती है, तो स्टार्च या शर्करा में चेंज हो जाते हैं। और प्रोटीन एमिनो अम्लों में चेंज हो जाता है, यानी कि बहुत सारे अम्ल बन जाते हैं। ठीक है गाइज, चलिए आगे देखते हैं। एक उचित उदाहरण की सहायता से अभिक्रियाशीलता को स्पष्ट कीजिए। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, उदाहरणार्थ Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, अब नीचे को तीर लगा है तो कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा होगा, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएं। ठीक है गाइज, इस अभिक्रिया में Al परमाणु Fe परमाणु को विस्थापित कर देता है। चूँकि Fe की तुलना में Al अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो Fe कम अभिक्रियाशील है, Al अधिक अभिक्रियाशील है। सक्रिय श्रेणी में जिस धातु का स्थान उच्च होता है वह अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है गाइज, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। कुछ धातुएँ अक्रियाशील होती हैं, इनकी चुपचाप बैठी रहती हैं, कुछ धातुएँ क्रियाशील होती हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, आयरन को नम वायु में डाल देने पर कुछ दिनों में जंग लग जाता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिशन के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और ये आयरन यानी कि लोहे में जंग हवा में क्यों लगती है? ठीक है, अक्सर आता है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। आयरन को नम वायु में डाल देने से वह नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब नम वायु से जो लोहा होता है हमारा, आयरन मीन्स लोहा जो होता है ठंडा लगता है, दिन भर उसको गर्म लगेगा, रात भर उसमें ठंड ओस पड़ेगी, तो वो आयरन ऑक्साइड बना देता है। यानी कि वायु में जो नमी चीज़ें होती हैं उनसे मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। वह आयरन ऑक्साइड की ही आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। आयरन ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन मिल जाती है, आयरन मिल जाता है, आयरन तो ऑलरेडी है, अब ऑक्सीजन मिला और उसके साथ मिलने के बाद में आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है गाइज, और वो जंग धीरे धीरे आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। इस आयरन ऑक्साइड के गुण आयरन के गुणों से भिन्न होते हैं, अतः यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आप समझा सकते हैं गाइज कि जैसे लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगने का मतलब है उसमें आयरन है ऑलरेडी। ठीक है गाइज, उसमें क्या है? आयरन है। ठीक है, तो उसमें आयरन है गाइज, यानी कि लोहे में जो जंग लगती है तो उसमें ऑलरेडी क्या है? आयरन ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है, क्षय हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं गाइज? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊष्मीय वियोजन तथा आयनिक वियोजन में अंतर। क्रम संख्या 1, ऊष्मीय वियोजन आयनिक वियोजन में अंतर। ठीक है गाइज, तो देखते हैं क्रम संख्या 1, ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है। आयनिक वियोजन विलयक में विलयन
विलयन बनाने पर होता है। यानी कि आयनिक जो वियोजन होते हैं उनमें विलयन बनाते हैं, यानी कि घोल बनाते हैं, तब जाके ये होते हैं। ठीक है गाइज, अंतर ये है। दूसरा अंतर देखते हैं गाइज। तो दूसरा अंतर आपका ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद उदासीन अणु होते हैं। ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद उदासीन अणु होते हैं। आयनिक वियोजन में यौगिक का अणु आवेशित कणों द्वारा आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है गाइज, ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब किसी से मतलब नहीं रखते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, चुप बैठ रहते हैं। और आयनिक वियोजन में यौगिक का अणु आवेशित कणों या आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है और समा जाता है। ठीक है गाइज। नंबर 3 देखिए इसी का, ऊष्मीय वियोजन के उत्पाद आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। यानी कि ऊष्मीय वियोजन के जो उत्पाद होते हैं उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है, पृथक किए जा सकते हैं। पृथक का मतलब होता है गाइज अलग करना। इस पृथक शब्द का मतलब है गाइज अलग करना। आयनिक वियोजन में बने उत्पाद आयन पृथक नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण देखिए, NH4Cl गरम, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, गरम। एक तीर इधर को जा रहा है, एक तीर का मुंह इधर को है, यानी कि दोनों चीज़ें बन सकती हैं। NH4Cl से गरम करने को NH3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। ठीक है गाइज, अब इसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद में छोड़ देते हैं तो NH4Cl बन जाएगा। अब देखिए PCl5 गरम किया, ठंडा किया, तो PCl5 को गरम करने पर PCl3Cl2 क्लोरीन गैस बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा उदाहरण। आयनिक वियोजन में बने उत्पाद आयन पृथक नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण NaCl, AQ का मतलब देखिए आप जलीय विलयक है, तो ये क्या है, AQ का मतलब आपका जलीय विलयक है। अब देखिए इसमें भी 2 तीर लगे हैं, गर्म और ठंडा करने पर Na धनायन प्लस Cl ऋणायन, यानी कि माइनस का चिन्ह लगा ऊपर से, तो इसको प्लस पॉजिटिव कहेंगे, इसको माइनस निगेटिव कहेंगे। MgCl2 AQ का मतलब है यानी कि जलीय विलयक है। ठीक है, 2 तीर लगे हैं, गरम ठोस करने पर गरम ठंडा, तो Mg डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है डबल प्लस, तो डबल चार्ज है, यानी कि डबल चार्ज लिए हुए प्लस 2Cl 1 माइनस चार्ज है। ठीक है गाइज, तो यानी कि इन चार्जों का भी बहुत इफेक्ट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है गाइज, दैनिक जीवन में परिस्थितियों में होने वाली अपच योपचय अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। अपच हो जाती है, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो अपच योपचय रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियों का क्लोरोफिल CO2 पर जल की एक क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। यानी कि सूर्य जब निकलता है तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और अपने क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का उद्गम जल के अणुओं के अपघटन द्वारा होता है। जब जल के अणु अपघटन करते हैं तो पेड़ पौधों से क्या निकलती है गाइज, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जीवित कोशिकाओं को भोजन प्रदान करता है और ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। तो सभी पेड़ पौधे जो है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है गाइज, कुछ ही पेड़ ऐसे हैं गाइज, इसमें एक बीच में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे आपका पीपल का पेड़ सर्वोपरि है जो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। वैसे ही आपकी आ जाता है तुलसा, ये भी ही ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। ठीक है गाइज, तो कुछ ही पेड़ हैं, पौधे हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए इन पौधों को हमने देवी देवताओं का नाम दे दिया है। सभी देवता सभी के लिए फलदायक हैं, सभी के लिए उपयोगी हैं, हर धर्म के लिए। ठीक है गाइज, तो हमें इन पौधों का मान सम्मान करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं गाइज। अब देखिए 6CO2 प्लस 12H2O पर्णहरित का मतलब है यानी कि हरित,
सूर्य का प्रकाश मिला, यानी कि उनमें क्लोरोफिल है। पर्णहरित का मतलब है क्लोरोफिल है। ठीक है गाइज, अब देखिए पर्णहरित है, सूर्य का प्रकाश मिला है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ये CO2, इसको हमने संतुलित कर दिया। 6 का मतलब आगे जो 6 लिखे हैं अभी, जो संतुलित करना बताया था। H2O जल मिला, H2O काय का सूत्र है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर, दोनों जल मिलकर पर्णहरित मतलब हरित पौधे होने चाहिए, हरे भरे। सूर्य का प्रकाश मिला। अब देखिए C6H12O6, ये हमारा क्या बन गया गाइज, ग्लूकोज। ये क्या बन गया, ग्लूकोज। अब C6H2O जल प्लस 6O2 गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनी। तो देखिए C6H12O6 प्लस 6O2, अब देखिए 6CO2, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गई है। H2O प्लस ऊर्जा, इस क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, यानी कि CO2 का अपचयन का मतलब निकलती है, उसको पचाता है पेड़ पौधे, CO2 को अपचयन करते हैं और जल का उपाचयन होता है। ठीक है गाइज, जीवाश्म ईंधनों में कार्बन वायु की ऑक्सीजन में जलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। जीवाश्म मतलब जो सड़े गले पौधे होते हैं, जीवाश्म का मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पहले मिलके वो हमारा ईंधन तैयार करते हैं। जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल जो मिट्टी से नीचे से निकलते हैं, जैसे कोयला निकलता है झरिया की खानी, रानीगंज की खाने कोयला की। ठीक है गाइज, तो ये कोयला यानी कि जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, ऑक्सीजन में जलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, वाहन चलाने, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि हम करते हैं। गैस, मीथेन गैस, ठीक है, जो सिलेंडरों में भरी होती है, ये भी पेट्रोलियम साफ करने के बाद में जो निकलता है उसी से गैस निकलती है, बनती है। ठीक है, पेट्रोलियम जेली भी इन्हीं उत्पादों से, कॉस्मेटिक सामान, अन्य कॉस्मेटिक सामान, इनके जो लास्ट में रॉ मटेरियल होता है जो बचता है, उसी से बनाए जाते हैं। ठीक है गाइज, तो बहुत उपयोग होता है, हर चीज़ का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं ईंधन। तो सबसे पहले ईंधन आया प्लस O2 का मतलब ऑक्सीजन मिली, ईंधन लिया हमने, ऑक्सीजन बगैर ऑक्सीजन के गाइज आप आग भी नहीं जला सकते हैं। बगैर ऑक्सीजन के आप कोई भी दुनिया की गाड़ी, छोटी हो बड़ी हो, बाइक हो, कार हो, 4 व्हीलर हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, एयरबस हो, ट्रेन हो, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल्स हो, बगैर ऑक्सीजन के उसे आप नहीं चला सकते हैं। तो फ्यूल ईंधन आ गया प्लस ऑक्सीजन, दोनों चीज़ें मिली। दोनों चीज़ें मिलने के बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गई है। H2O जल प्राप्त प्लस ऊर्जा, यानी कि जल मिला, ऊर्जा मिली। इसमें ईंधन के कार्बन का उपचयन होता है, यानी कि ईंधन का कार्बन जो होता है उसका उपचयन होता है, यानी कि जलता है, बुझता है और मुक्त होता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के संदर्भ में वर्णन कीजिए। तो देखिए उपचयन, अपचयन क्या होता है। तो उपचयन देखते हैं, उपचयन की डेफिनेशन। उपचयन, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंग्लिश में लिखा, उपचयन का अर्थ है ऑक्सीडेशन। और वह उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। जैसे Na एरो Na प्लस, अब प्लस E इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज है, Cu कॉपर है। ठीक है, एरो Cu2 प्लस, यानी कि 2 चार्ज है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, प्लस E इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइज, तो ये इसका यानी कि क्या है, ये इसका तरीका है समझने का, उपचयन। ठीक है, ऐसे होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, यानी कि घटते बढ़ते रहता है जो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, शरीर में भी कोई भी क्रियाएं चले उन सब में भी ऐसा ही होता है। सेकंड देखते हैं अपचयन। तो अपचयन, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, अपचयन क्या है, मतलब है रिड्यूसेशन। तो रिड्यूसेशन अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। ठीक है गाइस, Cl प्लस E इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है। ठीक है, Cl माइनस चार्ज प्लस Fe3 प्लस प्लस E इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, Fe2 प्लस, देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें प्राप्त हो रहे हैं माइनस चार्ज, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं, H2
माइनस चार्ज। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचायक का अपचयन होता है और अपचायक का उपचयन होता है। ठीक है गाइज, तो दोनों का एक दूसरे में परिवर्तन होता रहता है। उपचायक का अपचयन, अपचयन का उपचायक होता है। ठीक है, अब देखते हैं आप उदाहरण, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपके सामने है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 इक्वल, इनकी बराबर का साइन लग गया हमारा। ZnSO4 प्लस Cu कॉपर हमें प्राप्त हो रही है। नीचे को जो साइन का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था, इनकी हमें अपक्षेप प्राप्त हो रहा है कॉपर। आयनिक समीकरण Zn जिंक Cu कॉपर, 2 प्लस चार्ज हैं, इनकी 2 बॉन्ड इस पे प्लस के। ठीक है, SO2 माइनस बॉन्ड 4 इक्वल Zn 2 प्लस चार्ज, SO2 2 माइनस चार्ज प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, कॉपर, Cu, चांदी। ठीक है गाइज, तो देखिए 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आपके फिनिश हुए हैं। ठीक है गाइज, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आपके फिनिश हो गए हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर आपके कराएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और NCERT पे आधारित भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, और सारा मैं आपको समझा दूंगा गाइज। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आपकी सभी कंपटीशन की तैयारी होती रहेगी और ऑल एग्ज़ाम की, ठीक है, ऑल कंपटीशन की तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है गाइज, और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए गाइज। ठीक है, और वीडियो को वरना आप मत देखिए, फॉर्मेलिटी मत निभाइए, देखें तो पूरा देखें वरना नहीं देखें। ठीक है, आपको अगर एक्सपीरियंस या अनुभव करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ज़रूर देखिए और अपने नोट्स बनाइए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलते रहें। बीच बीच में आपकी मोटिवेशनल क्लास चलेंगी गाइज, यानी कि मोटिवेशनल, जो आप मोटिवेट हो, नेचुरल वीडियो मिलेंगी, ड्रग्स यानी कि नेचुरल वीडियो। ठीक है, मेडिसिन्स की वीडियो, मेडिसिन्स का मतलब आपको हेल्थ से संबंधित, जैसे मैंने एक गुलाब की वीडियो बना के डाल रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो गाइज, यानी कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। बल तोड़ की दवा, जैसे बल तोड़ हो जाते हैं हमारे, तो उसकी मेन दवा है, आपको 1 रुपये का केमिकल खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, और बेल आइकन और प्रेस करते रहें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कीजिए। ठीक है गाइज, प्लीज़, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।